हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं मस्त और स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी को कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बाल मनोविज्ञान के चैप्टर मूल्यांकन से जो भी प्रश्न पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इस क्लास में देखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो दोस्तों, जो मूल्यांकन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, या फिर शिक्षार्थियों की उपलब्ध को मापना, या यह निर्णय लेना कि क्या शिक्षार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, या फिर सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो दोस्तों, जो मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है वह होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। तो विकल्प नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? उचित उपकरण नहीं है पूछा गया है दोस्तों। दंत कार्य, मौखिक प्रश्न, सत्र परीक्षा, प्रश्नोत्तरी और खेल। तो इनमें से कौन सा है जो रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है? तो दोस्तों, वह है सत्र परीक्षा। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, कृष्णा अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह डॉट 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 की ओर संकेत करता है। तो यह किसकी ओर संकेत करता है? सीखने का आकलन, या सीखने के लिए आकलन, या आकलन के लिए सीखना, या फिर आकलन का सीखना। तो दोस्तों, यह हो जाएगा सीखने का आकलन। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो दोस्तों, जो बच्चों का मूल्यांकन है वह होना चाहिए बोर्ड परीक्षा द्वारा, या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, या फिर गृह परीक्षा द्वारा, या लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो दोस्तों, जो बच्चों का मूल्यांकन है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। तो दोस्तों, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का क्या तात्पर्य है? सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या फिर शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, या शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो क्या होना चाहिए व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य? तो दोस्तों, व्यापक शब्दावली का जो तात्पर्य है वह है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? कम अवधि की परीक्षाओं की ओर अंतरण, या विद्यालय शिक्षा के विभिन्न चरणों में परीक्षाओं का आयोजन, या फिर वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, या फिर विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य है। दोस्तों, जो मूल्यांकन है उसका क्या उद्देश्य है यह आपको बताना है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं। धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रगतिशाली बालकों के रूप में लेबल करना, या जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, या फिर अधिगम की कठिनाइयां व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, या फिर उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्ट पोषण प्रदान करना। तो दोस्तों, मूल्यांकन का जो उद्देश्य है वो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्ट पोषण प्रदान करना। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो दोस्तों, जो विद्यालय आधारित आकलन है वह
मुख्य रूप से बाह्य परीक्षाओं की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर मानते हैं। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय। तो किसके सिवाय? विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां, विद्यार्थियों की क्षमता। तो दोस्तों विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द डॉट 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 के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो किसके द्वारा समर्थित किया जाता है? तो जो खाली स्थान है वहां हम लोग बहुबुद्ध सिद्धांत भरेंगे, या फिर सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भरेंगे, या जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत भरेंगे, या फिर एल थर्स्टन का प्राथमिक मानसिकता एकता सिद्धांत भरेंगे। तो दोस्तों यह जो खाली स्थान है यहाँ पर हम सूचना प्रक्रमण सिद्धांत भरेंगे। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन डॉट 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 पर बल देता है। तो जो सतत व्यापक मूल्यांकन है वो किस पर बल देता है? सीखने की सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण, या फिर सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड पर सुधारा जाए इस पर, या फिर शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य, या फिर बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड पर सुधारा जाए इस पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय आधारित आकलन। तो दोस्तों जो विद्यालय आधारित आकलन है वह शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, या फिर सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है, या फिर शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो दोस्तों विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, डॉट 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 के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। तो क्या है? समर्थन प्राप्त करना, विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। अगला प्रश्न, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह डॉट 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 के समान है। तो किसके समान है? सीखने के रूप में आकलन, या फिर आकलन और सीखना, या फिर सीखने का आकलन, या फिर सीखने के लिए आकलन। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में सीखने के लिए आकलन विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, डॉट 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 के अतिरिक्त सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो एक के अतिरिक्त सभी जो दिए गए हैं वह सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। तो वो कौन सा है जो गलत है? पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना, या फिर जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों का लगातार परीक्षण लेना, या फिर शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठ पोषण लेने के लिए कहना, या फिर अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा विकल्प नंबर बी सही, जितनी संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है? ग्रेड एवं अंकों के लिए, या फिर जांच परीक्षण के लिए, या फिर प्रेरणा के लिए, या फिर पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए। तो दोस्तों जो अधिगम आकलन है वह प्रेरणा के लिए आवश्यक होता है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है। तो दोस्तों जो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, या फिर कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, या फिर कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, या फिर ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। तो दोस्तों यह हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही, छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, कागज
पेंसिल जांचों द्वारा आकलन। तो दोस्तों केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा जो आकलन है वो क्या है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है, या फिर सफल आकलन को बढ़ावा देता है, या फिर आकलन को सीमित कर देता है। दोस्तों केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा जो आकलन है वो केवल आकलन को सीमित कर देता है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों विज्ञान में मूल्यांकन। दोस्तों जो विज्ञान में मूल्यांकन है वो किस प्रकार का होना चाहिए, पूर्णतः वैज्ञानिक तथा बहुविकल्पीय परीक्षण होना चाहिए, या फिर विद्यार्थी के क्रियाकलापों के अंत में होना चाहिए, या फिर सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए, या फिर केवल विषय का प्रत्ययों को शामिल करें तथा प्रक्रिया व अव्यक्त को छोड़ दें। तो दोस्तों जो विज्ञान में मूल्यांकन है वो सभी क्रियाकलापों का एकीकृत भाग होना चाहिए। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों मूल्यांकन से अभिप्राय। दोस्तों जो मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है, तो दोस्तों जो मूल्यांकन से अभिप्राय है वह है छात्रों की अधिगम की सफलता का अध्ययन करना। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वह है दोस्तों आप उसकी सफलता है तो उनकी क्षमताओं में विश्वास को अव्यक्त करना। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है। तो कौन सा नहीं है सही, यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है, या फिर यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, या फिर इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है, या फिर इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। दोस्तों कौन सा सही नहीं है, तो विकल्प नंबर डी सही नहीं है, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है, खुले अंत वाला प्रश्न, या परियोजना अवलोकन, या फिर विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। तो किस लिए आवश्यक है, दोस्तों यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है व सुधार किया जाता है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है दोस्तों, विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डॉट 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 की योग्यता का आकलन करते हैं। तो कौन सी योग्यता का आकलन करते हैं, सही उत्तर की पहचान करने, सही उत्तर का प्रत्यास्मरण, सही उत्तर का निर्माण करने, सही उत्तर की व्याख्या करने। तो दोस्तों जो बहुविकल्पी प्रश्न है वो बच्चों की सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। तो दोस्तों रचनात्मक उत्तर के लिए क्या चाहिए, मुक्त उत्तरीय प्रश्न, या फिर तथ्यपरक प्रश्न, या फिर सीमित उत्तर वाले प्रश्न, या फिर प्रत्यक्ष प्रश्न। तो दोस्तों रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए मुक्त उत्तरीय प्रश्न। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, आकलन क्या है। दोस्तों जो आकलन है वह सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिकता, व्यक्तिगत विधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष जो ढंग है वो रक्षात्मक यांत्रिकता है। तो विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है, मानक, नणात्मक, योगात्मक, सीसी। तो दोस्तों जो मानक है वो मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। तो विकल्प नंबर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, शैक्षिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, या फिर अधिगम अनुभव। तो दोस्तों शिक्षण जो अनुभव है वो मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं उसके निदान के बाद क्या होना चाहिए। दोस्तों उनके निदान के बाद होना चाहिए समुचित उपचारात्मक कार्य। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों,
नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों जो नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है वह है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीसीई में औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का कुल मूल होता है तो कितना होता है? वह दोस्तों होता है औपचारिक और योगात्मक निर्धारण का जो कुल मूल है वो 40% और 60% होता है। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है तो वो कौन सा है? नैदानिक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन या प्लेसमेंट मूल्यांकन या फिर संकलित मूल्यांकन? तो दोस्तों वह है फॉर्मेटिव मूल्यांकन। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह थे मूल्यांकन चैप्टर से 35 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पूर्व परीक्षा में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।